Hey guys, hi everyone. Good afternoon, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to a new chapter number 2, supply and the GST, guys. कैसे हो सबके सब मस्त हो स्वस्थ हो everybody doing well, everybody keeping well. Superb दोस्तों. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों with a little motivation from Gautam Buddha saying we are shaped by our thoughts. आपके थॉट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. We are shaped by our thoughts. We become what we think. We are shaped by our thoughts. We become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves. So when you have a very clear mind, जहां पर आप अपने लिए अच्छा सोचो, दूसरे के लिए बुरा ना सोचो, आप अपने लिए अच्छा सोचते हुए सच्चे दिल से मेहनत करो दोस्तों, everything will fall into track, everything will be onto your side, and you will always come out victorious. So please be very careful of the thoughts you choose, because the thoughts is what is, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी body functions according to your thoughts. It's what's in here. अगर हम नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे, यार कैसे होगा, कब होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मोर ऑफन देन नॉट वो स्टूडेंट्स जो ऐसा सोचते हैं उनका नहीं हो पाता. Yes, it is important to be realistic. Yes, it is important to work hard. Yes, it's important to test yourself from time to time. But having doubt issues, having self doubt is not a solution, guys. Self doubt, there should not be any space for self doubt. With that little motivation, let us get started with this chapter, supply under GST. एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है. ये हमने जो चैप्टर नंबर 1 किया, दैट फॉर्म द बेस रूट्स ऑफ द चैप्टर. अच्छा, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जब वो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करते हैं तो उनको ऐसा लगता है यार मॉड्यूल में तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, सर ने चैप्टर नंबर 1 में तो बहुत कम चीजें करवाई हैं. There are lot of things in module in chapter number 1 which will be discussed in detail in respective chapters that they relate to. जैसे मॉड्यूल नंबर 1 में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन लिमिट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई-वे बिल, ये दोस्तों रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करी जाएंगे. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. आई एम नॉट गोना लीव एनीथिंग. मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा गाइस. All right guys, so with that little motivation, let's get started guys. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ये आपके इस चैप्टर का इंडेक्स है. And now coming on to the two sections that we need to take care of into this session. Section 7, meaning and scope of supply, and section 8, taxability of composite and mixed supplies. We are gonna put a time limit to this chapter as well guys. हमें इस चैप्टर को लगभग 5 सेशंस में, 5 सेशंस में 10 hours is what we should be dedicating to this chapter, and we should try to wind up this chapter within the next 5 sessions, within next 10 hours. Okay guys, 10 घंटे रखते हैं. If we are having session of let's say 1 hour 30, 1 hour 40 minutes, then 6 sessions, otherwise 5 sessions should suffice. अब आ जाइए guys, introduction. कहते हैं सप्लाई इज द फाउंडेशन स्टोन टू लिवाई जीएसटी ऑन अ ट्रांजैक्शन. सप्लाई इज द फाउंडेशन स्टोन टू लिवाई जीएसटी ऑन अ ट्रांजैक्शन. इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रांजैक्शन पर आपको जीएसटी लगाना है, अगर एक ट्रांजैक्शन पर आपको जीएसटी लगाना है तो सप्लाई होनी जरूरी है. सप्लाई, अगर सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं. तो एक ट्रांजैक्शन जो होता है जहां एक इंसान दूसरे इंसान को सामान देता है, सर्विसेज देता है और सामने वाला उसे कंसिडरेशन देता है, तो उस ट्रांजैक्शन को पहले सप्लाई बोलेंगे. अगर सप्लाई नहीं बोलेंगे गाइस तो उस पर जीएसटी नहीं लगा सकते. उस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने के लिए हमें उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई बनाना पड़ेगा. एंड सेक्शन 7 विल हेल्प अस आउट कि एक ट्रांजैक्शन में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और इफ ऑल द थिंग्स आर देयर इन दैट ट्रांजैक्शन, it will be termed a supply. It is the taxable event under GST that results in a tax consequence. Taxable event है under GST that results in a tax consequence under the earlier taxation system. Under the old taxation system,
excise duty was leviable on manufacture or production of excisable goods in India, whereas VAT was levied on sale of goods. Further, service tax was applicable on services provided by one person to another person for some consideration. ये पुराने टैक्सेशन लॉज के अपने अपने प्रिंसिपल्स थे कि भाई साहब अगर एक्साइज ड्यूटी लगानी है तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया होना जरूरी होता था। अगर वैट लगाना है तो सेल ऑफ गुड्स होना जरूरी होता था विद इन द सेम स्टेट। अगर सर्विस टैक्स लगाना है तो वन पर्सन हैज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर पर्सन फॉर सम कंसिडरेशन। तो दीज वर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन लॉ। ऑलराइट गाइस, हाउएवर बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता था, बहुत सारा कंफ्यूजन होता था। अब कंफ्यूजन कैसे दोस्तों कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोली जाए या ना बोली जाए। लेट्स से दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप लोग दोस्तों इधर देखिएगा, लेट्स से एक म्यूजिक वो नहीं आती थी डीवीडी दोस्तों, अपन लगाते थे कान में लगाते थे दोस्तों, और उसमें वो सीडी चलती थी, सीडी दोस्तों, एक ब्लैंक सीडी थी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक ब्लैंक सीडी थी, इसमें दोस्तों मैंने सॉन्ग्स ऐड करवा दिए, इसमें दोस्तों मैंने सॉन्ग्स ऐड करवा दिए। तो अब ये दोस्तों एक ब्लैंक सीडी नहीं रही है दोस्तों, इसमें मूवी के सॉन्ग्स आ गए, मूवी की सीडी बन गई है दोस्तों। तो क्या इसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माना जाएगा? विल दिस बी कंसिडर्ड टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड विल दिस बी सब्जेक्ट टू, क्या इस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी? द आंसर इज यस। इसे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माना जाता था अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, एक पानी की बोतल, वाटर बॉटल गाइस, वाटर बॉटल, पानी की बोतल दोस्तों आप लोग मार्केट से खरीदते हैं ना बिस्लेरी वगैरह की। अब वो बोतल आपने फ्रीजर में रख दी, किसमें रख दी दोस्तों? फ्रीजर में रख दी, और वो आइस में कन्वर्ट हो गई, वो आइस में कन्वर्ट हो गई गाइस। क्या इसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माना जाएगा? विल दिस बी कंसिडर्ड टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस, क्या इसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मानते हुए एक्साइज ड्यूटी लगा दें? द आंसर इज नो, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं था। अब सरकार को हमने पूछा भाई इसे क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माना? कहते हैं अगर बोतल को थोड़ी देर बाहर रख दोगे तो फिर पानी बन जाएगी। तो समझ रहे हैं? तो देयर वर लॉट ऑफ कंफ्यूजन अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम व्हिच लेड टू कोर्ट केसेस फॉर डिकेड्स, एंड देयरफॉर जब जीएसटी आया तो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। तो जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कमियां पेशी थी, जो कंफ्यूजन होती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी दोस्तों, अब आप लोग सोचोगे सर ब्लैंक सीडी में अगर गाने डाल दिया तो उसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माना जाता था? हाँ, that was considered to be a manufacturing activity. Just because a CD is still a CD does not mean कि manufacturing नहीं हुई है, and therefore confusion हुआ, आप लोगों के दिमाग में भी confusion हुआ, and because confusion हुआ guys, because confusion हुआ, सरकार ने जब जीएसटी लाया तो सरकार ने सप्लाई का ट्रांजैक्शन, सप्लाई को बनाते वक्त बड़ा समझदारी करी थी। अब वो क्या क्या समझदारी करी थी देखिएगा। कहते हैं there was enormous confusion that existed earlier, such as whether a process amounts to manufacture or not, or whether the sale is a predetermined sale or not. Such complexities lead to court cases for decades. अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, जब तक मैं नहीं बोल दूं तब तक आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। Next, the GST law has resolved such issues by bringing one comprehensive taxable event called supply. GST law has resolved such issues by bringing in one comprehensive taxable event, supply. And वो क्या बोलता है? If a transaction can be concluded as supply, अगर transaction को supply माना जा सके, GST shall be levied on such transaction, GST levy करा जाएगा। तो सरकार ने क्या बोला कि GST if you want to levy on a transaction you will have to call that a supply. ऑलराइट, और अगर आप सप्लाई बोलोगे तो ही जीएसटी लगेगा। तो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी गाइस? द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज बी, सप्लाई। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में आता है दोस्तों। एंड सबसे ज्यादा जो हमें टाइम लगने वाला है, द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दैट वी आर गोना स्पेंड इन सेक्शन 7(1), उसके 3 क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। और क्लॉज सी के साथ आता है दोस्तों यहां पर प्लस शेड्यूल 1,
तो ये दोस्तों अगर आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो गया ना दोस्तों, तो बाकी पोर्शन इज कंपैरेटिवली मच इजियर एंड स्मॉलर. So we are going to spend the majority of time on this chapter in this section in section 7.1 clauses A, B and C. मैं डिटेल डिस्कशन तभी करूंगा दोस्तों जब मैं इन रिस्पेक्टिव सेक्शंस पर पहुंच जाऊंगा. अब आते हैं गाइस, सबसे पहला क्या अब लिखना है? हाँ जी गाइस, अब लिखना है. कहां से कहां तक लिखना है राठी जी, सो दैट हम साथ साथ लिखते भी जाएं. यहां से लेकर यहां तक लिखना है गाइस. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. अब इधर देखिएगा गाइस, ये क्या बोलता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. मैं उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को अलग से थ्रू एक टेबल, एक चार्ट बनाऊंगा, एंड इन दैट चार्ट वी आर गोना अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रोविजन इज ट्राइंग टू कन्वे टू अस. सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services or both. Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made for a consideration. Made or agreed to be made for a consideration by a person. मैं ना बॉक्स में डाल रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजों को जो इंपॉर्टेंट है. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो चार चीजें विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रांजैक्शन सप्लाई आर दीज. सबसे पहले गुड्स या सर्विसेज होने चाहिए. दूसरा, it should be for a consideration. तीसरा, it should be by a person. Person कौन दोस्तों? A person who is registered or liable for registration under the GST law. And चौथा, it should be in the course of furtherance of business. Everybody keep on writing. लिखना भी है guys, ये बड़ा important point है. मैंने आप लोगों को बोला है हम साथ साथ notes बनाएंगे, and it is very very important for each and every one of you to prepare notes alongside. साथ साथ बनाना है guys. बाद में घर पे बना लेंगे अलग से. मोर ऑफन देन नॉट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट प्रिपेयर हैंड रिटन नोट्स, एंड दैट इज ऑटोमेटिकली वन वे ऑफ रिवाइजिंग विद द टीचर. हम पढ़कर जो रिवाइज करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू जो हम लिखकर रिवाइज करते हैं बहुत छोटी है. तो अगर आप लिखकर रिवाइज करेंगे तो आप लोगों की तैयारी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी गाइस. तो सबसे पहले गाइस, सेक्शन 7.1a में इधर देखिएगा, बार बार हम उस सेक्शन पर आएंगे इसलिए डू नॉट वरी अबाउट इट, आपको लिखने का बहुत सारा टाइम मिलेगा. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. इसमें सबसे पहला उन्होंने क्या बोला कि आपके ना गुड्स होने चाहिए और सर्विसेज होनी चाहिए, और बोथ या दोनों, गुड्स और सर्विसेज और बोथ. दूसरा उन्होंने बोला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंसिडरेशन होना चाहिए. तीसरा उन्होंने बोला बाय अ पर्सन होना चाहिए, बाय अ पर्सन होना चाहिए. और चौथा उन्होंने बोला इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. ये आपके चार पॉइंट्स यहां पर बोले गए. अब इधर देखिएगा, these are the four conditions. Condition number 1 कि a transaction should involve goods or services or both. So we will have to understand the definition of what do you mean by goods, what all falls in the category of goods, what all fall in the definition of services. Then we will have to understand consideration. Then we will have to understand by a person, and the last point in the course of furtherance of business. So if all the four conditions are satisfied, then the transaction will be considered to be a supply. तो यहां पर चारों कंडीशंस के बीच में और नहीं है, चारों कंडीशंस के बीच में है एंड. तो मैं सबके बीच में लगा देता हूं प्लस का साइन. इफ ऑल द फोर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड तभी उन्हें सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज उन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा. एक बार हम फिर से रीड आउट करते हैं लॉ की लैंग्वेज. Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as. Anybody who can help me out कि what do you mean by such as? जैसे कि, मतलब क्या ये लक्ष्मण रेखा है कि ऐसा होना चाहिए, या is this in the form of example? रीडिंग आउट से क्या लगता है?
सर एग्जाम्पल लगता है, क्यों? क्योंकि सर वर्ड सच एज हैज बीन यूज्ड। सच एज मतलब जैसे कि सेल हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, बार्टर हो जाए, जरूरी नहीं है कि यही हो। जैसे कि, तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, made or agreed to be made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business. So let us stick to one point at a time. Now for the next 20 to 25 minutes, let us focus on goods or services or both. Let us understand the important terms. Let us understand the important terms of the above subsection to make it precisely clear. Pehla, goods. Section 2, clause 52. Section 2, clause 52 कहते हैं, it means every kind of movable property. It means every kind of movable property, मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, other than money and securities, but includes actionable claims, growing crops, grass or things attached to or forming part of land. मतलब दोस्तों अगर कोई पेड़ लगाया जाता है तो क्या दोस्तों उसे दोस्तों ग्रास, पेड़, श्रब्स, इन्हें भी मूवेबल में ही कंसिडर किया जाएगा? द आंसर इज यस। तो इमूवेबल में क्या बचा सर राठी जी? इमूवेबल में दो ही चीज आती है, लैंड एंड बिल्डिंग, which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. तो अगर हमें दोस्तों in the chart that we need to take care of, अगर हम गुड्स की बात करें, ध्यान से मेरी बात सुने, गुड्स की बात करें तो गुड्स में इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई टॉक अबाउट, इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई से, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके विदाउट मेजर डिस्ट्रक्शन, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। तो यहां पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर दोस्तों गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे गाइस। एवरीबॉडी ये देखिए, एरो मार्क करिए, ये आपको साथ साथ ये चार्ट अगले पेज पर बना लीजिएगा गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहां पर मैं लिखूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 52, छोटा छोटा मगर सारी चीजें लिखूंगा, एंड बाय द एंड जब भी हमारा चार्ट कंप्लीट होगा आपका पूरा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी यहीं पर सीरीज कवर अप हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके विदाउट मेजर डिसमेंटलिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट दो चीजें, पहला मनी एंड दूसरा दोस्तों सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज। ऑलराइट गाइस, अब सर मनी पर क्यों नहीं? दोस्तों बहुत लॉजिकल सी बात है, अगर आज मैं अपने दोस्त टीटू को 4 लाख रुपए का लोन देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और कल वो आके मेरे को 4 लाख रुपए लौटा देता है, तो आप चाहते हैं कि मैंने जब उसे 4 लाख रुपए पैसे दिए और उसने मुझे 4 लाख रुपए वापस लौटा दिए, तो क्या 2 बार जीएसटी लगना चाहिए उस ट्रांजैक्शन पर? द आंसर इज नो। उस पे जीएसटी ना मेरे देते वक्त लगेगा ना मेरे रिसीव होते वक्त लगेगा, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में मनी नहीं आती है। हाँ, अगर वो मेरे को कोई सामान देता और मैंने उसे 4 लाख रुपए दिए हैं, तो क्या जो उसने मुझे सामान दिया वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया? द आंसर इज यस। अगर मैंने आज 4 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी एंड आई पेड हिम 4 लाख रुपीज, विल इट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी? द आंसर इज यस। अच्छा सर, अगर आपने सामने वाले को लोन दिया, आपने टीटू को लोन दिया, अब लोन पर मिलता है इंटरेस्ट, तो क्या उस इंटरेस्ट पर जीएसटी लगना चाहिए? क्या वो इंटरेस्ट गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन में आएगा? द आंसर इज यस। वेरी गुड पॉइंट। अगर आज मैं अपने दोस्त कीकू को 5 लाख रुपए का लोन देता हूं एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, आफ्टर 1 ईयर ही मेक्स मी द पेमेंट ऑफ 5,50,000। मैंने उसे 5 लाख रुपए दिया, उसने मेरे को 5,50,000 रुपए दिए, तो 5 लाख रुपए जो मैंने उसे मनी दिया, उसने मेरे को 5 लाख मनी दिया प्लस 50,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो वो क्या 50,000 रुपए इज दैट गुड्स और सर्विसेज? यस, इट इज सर्विसेज।
यस इट इज सर्विसेज, वो 50,000 सर्विसेज है। तो यू कैन आस्क मी क्या सर 50,000 पर जीएसटी लगेगा? द आंसर टू विच इज वी आर गोना अंडरस्टैंड इन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 सरकार ने इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट कर रखा है। वैसे सारी कंडीशंस ऑफ सेक्शन 7(1)(a) might be satisfied, but there are certain goods or services which have been exempted from the government looking into public interest. सरकार कहती है कि जनरल पब्लिक के लिए इट वुड बी बेटर कि इन चीजों पर जीएसटी ना लगाया जाए। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, आपका पॉइंट बहुत ही अच्छा आया कि सर अगर आपने किसी को लोन दिया 5 लाख का, आपको 5,50,000 मिला, तो आपने 5 लाख का मनी दिया था, आपको 5 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिला और उस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला। क्या इंटरेस्ट सप्लाई और सर्विसेज है? हाँ जी है। क्या उस पर जीएसटी लगेगा? अभी तक बोलूं तो हाँ लगेगा, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में जाके सीखोगे तो पता चलेगा कि उसे सरकार द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया। ऑलराइट गाइस, एंड सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटीज। इस पर क्यों माफ किया है? सिक्योरिटीज क्या होती है दोस्तों? सर यही शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर हम शेयर्स खरीदते बेचते रहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज पर दोस्तों देयर इज अ टैक्स कॉल्ड एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या लगता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। देयरफॉर सिक्योरिटीज विल बी नॉट फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी आप देखेंगे सर्विसेज की डेफिनेशन में से भी सिक्योरिटीज को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं लगेगा, सिक्योरिटीज के खरीदने बेचने पे। राठी जी फिर एक छोटा सा डाउट, बोलो भाई। सर सिक्योरिटीज ना हम ना किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदते बेचते हैं, हमें खुद को तो ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हम ब्रोकर के थ्रू शेयर्स एंड सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं। तो इन दैट केस जो हमने सिक्योरिटीज खरीदी बेची राठी जी, उन सिक्योरिटीज पर आप बताइए क्या जीएसटी या क्या उस कमीशन पर जीएसटी लगना चाहिए? द आंसर इज यस। अगर आज आप किसी एजेंट के थ्रू अपने शेयर सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं and the agent charges you documentation fees, commission, brokerage, by whatever name called, will it be subject to GST? The answer is yes, that will be subject to GST, उस पर GST लग जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो बहुत अच्छे हमारा डिस्कशन हुआ। अभी तक अपन रिपीट करते हैं। गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 52, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। लेकिन सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटीज कराने वाले को अगर हम कमीशन ब्रोकरेज दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। मनी देने लेने पर जीएसटी नहीं है, लेकिन मनी पर अगर इंटरेस्ट मिला उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन उसे चैप्टर नंबर 5 में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ऑलराइट गाइस, माफ कर दिया गया है सरकार द्वारा। आइए गाइस, इन सिंपल वर्ड्स एनी आर्टिकल that can be transferred from one place to another is a movable property. However, it shall not include money and securities as they have been specifically excluded. The scope of goods is exhaustive as it includes only movable goods. अब आते हैं सर्विसेज की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 102 कहते हैं सर्विसेज की तो इतनी शानदार दोस्तों सरकार ने डेफिनेशन बनाई। हाँ जी गाइस, it means anything other than goods, money and securities. It means anything other than goods, money and securities. ये लाइन रिपीट हो गई है दोस्तों। एंड ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है सेकंड पॉइंट वाला जो थर्ड से लिंक करता है, कहते हैं कि अगर आप करेंसी को एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज करवा रहे हैं, फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज बीइंग चार्ज, वो भी सर्विसेज में आएगा। कहते हैं इट मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज, बट शैल इंक्लूड, बट यहां पे लिख लीजिए, बट शैल इंक्लूड क्या दोस्तों? कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन डिनोमिनेशन फॉर्म टू अनदर डिनोमिनेशन फॉर्म फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। लेट्स से गाइस, इधर देखिएगा एवरीबॉडी, अगर हम आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करने जाते हैं, लेट्स से इफ आई गो टू स्विट्जरलैंड विद माय फैमिली, तो वहां पर यूरोस चलते हैं। वहां पर कौन सी करेंसी चलती है? यूरोस।
अगर आप यूएसए जाते हैं तो डॉलर्स चलते हैं, इंग्लैंड जाते हैं तो पाउंड्स चलते हैं, होता है कि नहीं? तो इन दैट केस ध्यान से, एवरीबडी हैज टू हेल्प मी आउट। अगर अगर दोस्तों मैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए को अगर मैं यूरोज में कन्वर्ट करवाता हूं, तो लेट्स से मुझे 1200 यूरोज मिलते हैं। वो सॉरी, रुपी का साइन क्यों लगा? 1200 यूरोज मिलते हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों, क्या इस पर जीएसटी है? क्या इस पर जीएसटी है? द आंसर इज नो, इस पर जीएसटी नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए को यूरोज में कन्वर्ट करा रहे हो, यूरोज भी तो एक करेंसी ही है। जैसे अपने नोट पे गांधी जी होते हैं, उनके नोट पर कोई और होता है, ये भी तो करेंसी है। लेकिन द पर्सन कन्वर्टिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, द पर्सन कन्वर्टिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, वो आपसे कहता है कि भाई साहब, मैं ये आपको 1 लाख के बदले में 1200 यूरो तभी दूंगा जब आप मुझे कन्वर्जन चार्जेस देंगे। कन्वर्जन चार्जेस, सामने वाला फ्री का तो नहीं करेगा ना। अगर आप मुझे कन्वर्जन चार्जेस देंगे ऑफ 800 रुपीज, तभी जाकर मैं आपको ये 1200 यूरोज दूंगा। अब बात ये आती है, क्या इन कन्वर्जन चार्जेस पर जीएसटी है? द आंसर इज यस। इस पर जीएसटी शैल बी लिवाइड, यहां पर आपका जीएसटी लिवाई करा जाएगा। एवरीबडी नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय पॉइंट इज? तो अगर आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं है, बट फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन माइट बी चार्ज। इफ अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, उस सेपरेट कंसिडरेशन पर जीएसटी है, उस सेपरेट कंसिडरेशन पर जीएसटी है। आइए गाइस, इन सिंपल वर्ड्स दोस्तों, द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज इज एन इंक्लूसिव वन। इंक्लूसिव मतलब इसमें सारी वो चीजें आती हैं जो कि गुड्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन कितनी बड़ी बनाई। कहते हैं इट मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो जो गुड्स नहीं, मनी नहीं, सिक्योरिटीज नहीं, मनी और सिक्योरिटीज को दोनों की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया, सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया, इसीलिए उस पर तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर मनी का कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी, फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, उस सेपरेट कंसिडरेशन पर जीएसटी शैल बी लिवाइड। सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते उसमें जीएसटी नहीं लगता, लेकिन सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने में किसी की मदद लेते हो, जिसका नाम एजेंट है, ब्रोकर है, एंड ही चार्ज कमीशन, ही चार्ज डॉक्यूमेंटेशन फीस, ही चार्ज ब्रोकरेज, उस ब्रोकरेज पर जीएसटी लगेगा। ऑलराइट, ये देखिए, इन सिंपल वर्ड्स, द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज इज एन इंक्लूसिव वन। इट विल कवर एवरी पॉसिबल थिंग विच इज नॉट गुड्स। It will cover every possible thing which is not goods. Therefore, transactions relating to immovable property shall fall under services. Transactions relating to immovable property, वो कौन सी किस कैटेगरी में आएगा? सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा। Further, money and securities shall remain outside the scope of GST. मनी एंड सिक्योरिटीज तो दोस्तों आपका जीएसटी से बाहर रहेगा, एज इट डज नॉट फॉल अंडर बोथ द डेफिनेशंस, वो दोनों ही डेफिनेशंस में नहीं आता। तो ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, लेट्स से इफ आई लेट आउट माय इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट आउट कर देता हूं, आई हैव अ शॉप जो मैंने लेट आउट कर दिया है, तो व्हाट विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी? इट विल बी कंसिडर्ड टू बी सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ मूवेबल आता है। तो अगर आप बिल्डिंग को लेट आउट कर रहे हो, एंड बिल्डिंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इन देयरफॉर बिल्डिंग को लेट आउट करना विल बी कंसिडर्ड टू बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आ जाते हैं दोस्तों, इधर देखिएगा, ऊपर वाले हमारे चार्ट पे चलते हैं गाइस, ये वाला चार्ट। और इस चार्ट में दोस्तों अब हम सर्विसेज की डेफिनेशन पर बात करेंगे। सर्विसेज सेक्शन 2 क्लॉज 102 क्या बोलते हैं? एवरीथिंग other than goods, money
and securities. Everything other than goods, money and securities. All right guys, अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है? Clarification. The term services to include facilitating or arranging transactions in securities. क्या बोला है? The term services to include facilitating or arranging transactions in securities. Since securities are excluded from the definition of both goods and services, any transaction in securities shall not be leviable to GST. However, services provided by agent broker in relation to securities, and he is charging you documentation fees, brokering charges, service charges, shall fall under the definition of service and though leviable to GST, और उस पे GST लग जाएगा. तो अब ये जो हमारा क्लैरिफिकेशन है, इसको फिर से हमें टेबल में डालना है गाइस. जितने पॉइंट्स है दोस्तों आपके टेबल में आ जाने चाहिए. इधर देखिएगा, क्लैरिफिकेशन. क्या बोला? सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं है, बट अमाउंट पेड टू एजेंट फॉर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज is leviable, is supply of services and leviable to GST. उस पे GST लगेगा. Everyone clear about this point? Tanisha is saying it's a network issue. Tanisha, is it working fine now? I think it is working fine from my end. I have the best connectivity of internet. एक बार अपने तरफ से चेक करिए बेटा. एक बार अपनी तरफ से चेक करिए. Is it working fine? Just refresh your system once. एक बार अपना सिस्टम रिफ्रेश करिए जब तक मैं रिवाइज करवा देता हूं गाइस. हाँ जी, जब तक मैं रिवाइज करा देता हूं. गुड्स और सर्विसेज गाइस. Section 2 clause 52, every kind of movable property except money and securities. Services, everything other than goods, money and securities. तो ये दो चीजें तो कंफर्म हो गई कि इन पर तो जीएसटी लग ही नहीं सकता, मनी एंड सिक्योरिटीज, बिकॉज वो दोनों ही डेफिनेशन से बाहर हो गई हैं. और जीएसटी लगाने के लिए, एज द नेम सजेस्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने के लिए गुड्स या सर्विसेज होना जरूरी है. और क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, it will not be subject to GST. उस पर GST नहीं लगेगा. आ जाओ guys. Everyone. In order to attract GST on the aforesaid goods and services, the supply should be a taxable supply. It basically means the supply should not be exempted. तो आपके जो गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए, जैसा कि मेरे से बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो इंटरेस्ट वाले का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, हाउएवर इट इज एग्जेम्प्टेड इन चैप्टर नंबर 5. एंड अगर सरकार द्वारा इंटरेस्ट माफ है तो इन दैट केस उस पर जीएसटी तो नहीं लग सकता ना. तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो विच रिक्वायर्स योर फोकस इज इन दिस टेबल, कि ये जो आपके गुड्स या सर्विसेज या दोनों होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए? ये आपके टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज या बोथ होने चाहिए. टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ. इफ दे आर नॉट टैक्सेबल, इफ दे आर एग्जेम्प्टेड, देन नो जीएसटी. फिर उस पर जीएसटी आप चार्ज नहीं कर सकते. ऑलराइट गाइस, इंटरेस्टिंग पॉइंट. मूविंग ऑन. अभी ये दोस्तों हमारा टेबल लंबा चलने वाला है. आ जाओ भाई. Which of the following does not fall in the definition of goods? Money ये नहीं आता, सही आंसर. Immovable properties भी नहीं आता, क्योंकि immovable properties सर्विसेज के डेफिनेशन में आता है.
गुड्स के केस में इट हैज टू बी मूवेबल। थर्ड, सिक्योरिटीज, तो ए बी सी तीनों ही नहीं आते हैं, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फाइनली डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सर्विसेज हैव बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 2 क्लॉज 102। अभी लिखवाया भी था दोस्तों, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। नाउ गाइस, वन मोर क्लैरिफिकेशन, वन मोर क्लैरिफिकेशन। अब बात ये आता है दोस्तों, क्लैरिफिकेशन बड़ा आसान सा और सिंपल सा दिया है इन्होंने। कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है, मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, तो क्या उसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए? तो सरकार ने कहा देखो भाई साहब, लॉजिकली सोचो, जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के सिक्योरिटीज होल्ड करती है, एंड सिक्योरिटीज इंक्लूड्स शेयर्स, शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज ओनली, उसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये न जाने क्यों डाउट उठा, क्योंकि हमारा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो यही बोलता है कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, तो आफ्टर ऑल शेयर्स आर अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज, एंड सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, देयरफॉर एनी ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज by holding company in a subsidiary company or vice versa, it will not be subject to GST. अब पढ़ते हैं, taxability of shares held in a subsidiary company by holding company. It is clarified that securities are considered neither as supply of goods nor as services in the definition of goods and services. Further, securities include shares. This implies that shares held by a holding company in the subsidiary company are neither goods nor services. Shares held by holding company in the subsidiary company are neither goods nor services and therefore not subject to GST. Therefore, the activity of holding the shares of a subsidiary company by the holding company cannot be treated as supply. उसे सप्लाई नहीं माना जा सकता, और अगर जो सप्लाई नहीं, उस पर कोई जीएसटी नहीं, एंड कैन नॉट बी टैक्स एज जीएसटी। तो वन मोर क्लैरिफिकेशन दोस्तों, एक और क्लैरिफिकेशन लिख लेते हैं। शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडियरी कंपनी are neither supply of goods nor supply of services and therefore not subject to GST। यहां पर दोस्तों इसे दे देते हैं क्लैरिफिकेशन नंबर 1, और अब आते हैं क्लैरिफिकेशन नंबर 2। शेयर्स held by holding company in subsidiary company are neither goods nor services, and are not subject to, not leviable to GST। उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई, मूविंग ऑन। मोड ऑफ सप्लाई, क्या सर ये हमें लिखने की जरूरत है? नहीं गाइस, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो लिखने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये आपको पूरा यहां से लेकर द एरोज दैट आई हैव मेड वो आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद ये टेबल साथ साथ बनाते हुए चलिएगा गाइस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल गाइस। अगर आपने ये टेबल साथ साथ बना ली, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार करिएगा गाइस फटाफट। गिविंग यू 1 मिनट गाइस, करिए। थर्टी सेकेंड्स टू यू गाइस, करिए फटाफट।
लिखना बहुत जरूरी है गाइस, फॉर ऑल दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर नोट्स, आई एम सॉरी टू से, बड़ी दिक्कत होगी। टाइम्स अप गाइस। अच्छा भाई, बढ़ते हैं आगे। आई थिंक यू रेज्ड योर हैंड तनीषा बेटा। If you have any doubt, you're free to ask me. You can raise your hand. I'll invite you. You can have a word on call. Ajo bhai, modes of supply. कहते हैं this is an inclusive list. Inclusive list मतलब because the word such as has been used. Consider these modes as examples. आपको ये क्या सोचना है? एग्जाम्पल। सबसे पहला सेल एंड ट्रांसफर। कहते हैं हमने इसे सीजीएसटी एक्ट, जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं किया है। बोथ टर्म्स हैव नॉट बीन डिफाइंड अंडर द सीजीएसटी एक्ट, लेकिन इसे लॉजिकली अंडरस्टैंड करें गाइस। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर चले जाएं और क्या बोलते हैं, जहां पर आपने सामने वाले को अधिकार ट्रांसफर कर दिए और सामने वाला आपके लिए भी कुछ करेगा तभी आप अधिकार ट्रांसफर करेंगे। व्हाई वुड यू गिव इट फॉर फ्री? तो कहते हैं एनी शिफ्ट ऑफ राइट्स ऑन अ प्रोडक्ट अगेंस्ट सम कंसिडरेशन शैल बी कंस्ट्रूड एज सेल या ट्रांसफर। मिस्टर शर्मा इज अ वॉच डीलर, वो घड़ियों का ही काम करते हैं। He sells a watch for 24,000 to Mr. Abhishek. This is a sale transaction. Easy point, guys. It's a sale transaction मानते हैं। Next, barter and exchange. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट, barter and exchange। अब सर ये तो एक ही चीज होता है। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या जाता है, बार्टर मतलब गुड्स फॉर गुड्स और एक्सचेंज में सर सर्विसेज फॉर सर्विसेज होगा। नहीं है, बार्टर मतलब गुड्स फॉर गुड्स, goods for services, services for goods, services for services. Everything falls in the definition of barter if it does not include money. अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि आज तनीषा की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है दोस्तों, मैंने तनीषा को कोचिंग सर्विसेज दी वर्थ 10,000 रुपीज और मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर जाता हूं और वहां से 10,000 रुपए का अपने लिए प्रिंटर खरीद लेता हूं और हम एक दूसरे को कोई पैसा नहीं देते हैं। तो I have provided Tanisha coaching services and Tanisha in return has provided me with a printer. उसे बोलते हैं बार्टर। जबकि यहां पर श्रेय राठी वाज अ सर्विस प्रोवाइडर। तनीषा ने गुड्स दिए हैं लेकिन श्रेय राठी ने क्या दिए, गुड्स। श्रेय राठी ने सर्विसेज दी और तनीषा ने मेरे को गुड्स दिए। ये हमारी दोस्त तनीषा। तो इसे क्या बोलेंगे गाइस, इसे क्या बोलेंगे गाइस, दिस विल बी कंसिडर्ड, इसे क्या बोलेंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी बार्टर। इसे क्या कंसिडर किया जाएगा, बार्टर कंसिडर किया जाएगा। अब एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है गाइस, एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज? एक्सचेंज होता है जब आपने पैसा भी इन्वॉल्व किया हो। लेट्स से दोस्तों, अगर मेरे को कोई नई गाड़ी खरीदनी है, अब मेरे पास पुरानी गाड़ी पड़ी है, तो क्या मैं पुरानी गाड़ी देके नई गाड़ी लेकर आ जाऊं? ऐसा तो नहीं चलेगा ना, सामने वाला बहुत मारेगा। पुरानी गाड़ी की वैल्यू लेट्स से 4 लाख रुपए की आती है और मैं नई गाड़ी जो पसंद करता हूं वो 10 लाख की है, तो आई विल हैव टू पे रिमेनिंग 6 लाख रुपीज इन कैश, तभी तो वो मेरे को अपनी नई गाड़ी देगा। उसे बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज इंक्लूड्स मनी, एक्सचेंज में पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहते हैं while barter may deal with a transaction which only includes an exchange of
goods or services. Exchange may cover a situation where the goods are partly paid in goods and partly in money. पैसा भी इन्वॉल्व हो जाएगा. So where there is a barter of goods or services, same activity constitutes supply as well as consideration. तो चाहे barter हो या exchange हो guys, क्या उसे consideration माना, मतलब क्या उसे supply का ही एक हिस्सा माना जाएगा? The answer is yes. Example of barter: Mr. Rathi provides coaching services to Mr. Ranjit of 10,000 rupees. In consideration, Ranjit ने printer दे दिया to Mr. Rathi of the same value. ये barter. Exchange क्या है? Mr. Sahil exchanges old bike for 35,000 with a new bike worth 80,000 by paying the balance in cash to the bike dealer. ये क्या है? Exchange का example है. Next, license, lease और rental. ये दोस्तों लीज और रेंटल तो एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर हैं, जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान को अपना कोई प्रोडक्ट या इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है और सामने वाला उसे यूज करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द टेनेंट मेक्स अ पेमेंट, जिसे अपन रेंट बोलते हैं. सिंपल सी चीज होती है. और लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस जिससे आपको कोई ग्रांट मिलता है, मतलब परमिशन मिलती है, नॉट से ग्रांट, परमिशन इज ग्रांटेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क और टू एंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी. तो ये आपके क्या है? लाइसेंस, लीज, रेंटल पढ़ते हैं. लाइसेंस, परमिशन ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एंगेज इन अ बिजनेस और एनी एक्टिविटी. जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो उसमें आपको परमिशन मिल जाती है, बिकॉज यू हैव नाउ गॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको परमिशन मिल जाती है दैट यू कैन नाउ, आप अब ड्राइव कर सकते हैं गाड़ी. नेक्स्ट, लीज. लीज क्या होता है? मेक अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच money is paid in order to use land, building, vehicle or a piece of equipment for an agreed period of time. Land, building, vehicle or a piece of equipment for an agreed period of time. All right guys, उसे लीज. रेंटल में अगेन समथिंग, an agreement to rent something. मैंने अपनी मशीनरी रेंट पे दे दी, उसके लिए मेरे को कंसिडरेशन मिलता है, और द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन पे, दैट यू पे टू रेंट समथिंग. ये सारी चीजें अंडर द जीएसटी regime, licenses, leases, rental of goods with or without transfer of right to use are considered as supply of services. क्योंकि यहां पर ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं होता. आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी है तो क्या आपने अपनी बिल्डिंग बेच दी? नहीं. आपने अपनी मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर किराए पे दिया है, आपने अपनी गाड़ी किराए पे दी है, तो क्या आपने गाड़ी बेच दी? नहीं. तो इन दैट केस गाइस, it is considered to be supply of services. इधर देखिएगा, renting of car with or without driver, with or without driver for consideration shall be supply of service. आपने गाड़ी रेंट पे दे दी, इसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. आ जाओ भाई, क्वेश्चन आया. मिस्टर चंदन gave his microwave for 6,000 and got a new washing machine worth 32,000 by paying the remaining स्पेलिंग गलत है दोस्तों, remaining in cash. Such case is a pure example of, हाँ जी guys बताओ सर, exchange. C, exchange. everyone यहां तक क्लियर हुआ? so that we can move forward. आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन. अब दोस्तों कंसिडरेशन आपका सेकंड पॉइंट था, कंसिडरेशन आपका सेकंड पॉइंट था इन द होल डेफिनेशन ऑफ अंडर सेक्शन 7(1)(a). अपन चलते हैं फिर से, देखिएगा अभी अपन सेक्शन 7(1)(a) में कहां तक पहुंचे हैं, शुरुआत से रीड आउट करते हैं. सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल. ये यहां तक पढ़ा अभी, ये अभी पढ़ा दोस्तों. एग्जांपल्स भी मैंने पढ़ा दिए और एग्जांपल्स के भी एग्जांपल्स दिए सो दैट आपको एग्जांपल समझ में आ जाए. तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन. नाउ वी हैव रीच्ड, यहां पर इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं. एंड कंसिडरेशन इज वन ऑफ दोस पैरामीटर्स, इफ नॉट सेटिस्फाइड सप्लाई नहीं बनेगा. तो सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होनी जरूरी है, और कंसिडरेशन आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कंसिडरेशन की जानते हैं, एंड दैट इज समथिंग इन रिटर्न.
अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से कुछ उम्मीद करूंगा, समथिंग इन रिटर्न। आप लोग मुझे फीस देते हो। अच्छा गाइस, कहते हैं इट कवर्स एनीथिंग which might be possibly done, given or made in exchange for something else. कहते हैं it covers anything which might be possibly done, given or made in exchange for something else. It can be in money or in kind. ये पैसों में भी हो सकता है, kind में भी हो सकता है. Further, a consideration need not always flow from the recipient of the supply. A consideration need not always flow from the recipient of the supply. It can also be made by a third person. कहते हैं consideration need not always flow from the recipient of supply. It can also be made by a third person. अब ध्यान से देखिएगा guys. Let's say मैं आपका होस्ट और दोस्त रे राठी, मैंने सामान बेचा है टू T2. ओके गाइस, मैंने सामान बेचा है T2 को of a value of 1 lakh rupees plus GST thereon. Okay guys, let's say GST at the rate 12%, 12,000 रुपए. तो टोटल इनवॉइस की वैल्यू निकल कर आती है 1,12,000 रुपए. अब मैं T2 के पीछे पड़ा, मैंने कहा भाई T2 पैसे दे दो, T2 पैसे दे दो. अरे T2 कहता है अरे राठी जी दे देंगे ना पैसे, बार बार फोन मत किया, अरे भाई पैसों की जरूरत है, पैसे दे दे पैसे दे दे. अब मैं क्योंकि T2 को परेशान करने लगा एवरी नाउ एंड देन, T2 ने फोन किया अपने दोस्त को. लेट्स से दोस्त का नाम है पंकज, और पंकज से कहा भाई ऐसा कर, तू मेरी तरफ से 50,000 रुपए, पंकज को T2 को 50,000 रुपए देने थे. T2 ने पंकज से कहा कि तू मेरी तरफ से 50,000 रुपए श्रेय राठी जी को ट्रांसफर कर दे. तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आए और T2 का मैसेज आ गया कि भाई साहब आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डलवा दिए हैं. अब मैंने कहा ये कौन है पंकज? कह रहे आपको क्या मतलब, पंकज दे रहा है या कंकज दे रहा है या रमेश दे रहा है या सुरेश दे रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके अकाउंट में जब तक पैसा आ रहा है तो खुश रहो. तो इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो गाइस, ये 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपीज गाइस, ये 50,000 रुपए क्या दोस्तों इसे कंसिडर किया जाएगा? हाँ जी. इट कैन ऑल्सो बी मेड बाय थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन भी पे कर सकता है और ये भी आपके कंसिडरेशन का हिस्सा है. अब T2 मुझे रिमेनिंग अमाउंट कितना देगा? सर 1,12,000 में से 50,000 रुपए अगर पंकज ने दे दिए हैं तो T2 तो आपको 62,000 रुपीज ही पे करेगा ना. कितना पे करेगा? 62,000 रुपीज. एवरीवन यहां तक क्लियर? However, any subsidy given by the central government or state government is not considered as consideration. अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. अब लेट्स से मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं और मार्केट में बेचता हूं एक प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज. मैं आपका होस्ट दोस्त श्रेय राठी, और मैं इस प्रोडक्ट को जब मार्केट में बेचता हूं तो उसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज. लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा एसेंशियल कैटेगरी का था, सरकार द्वारा मुझे इसके लिए सब्सिडी मिलती थी. क्या मिलती थी? सब्सिडी. अब ध्यान से देखिएगा, सरकार कहती है कि राठी जी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 60,000 है, हम आपको सब्सिडी देते हैं. मोदी जी कहते हैं सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हम आपको सब्सिडी देते हैं 35,000 की. तो आपको मैं कितना अमाउंट चार्ज करूंगा फ्रॉम द पर्सन जिसको ये मैं सामान बेच रहा हूं? लेट्स से अगर ये सामान मैं पीकू को बेच रहा हूं, पीकू, तो पीकू अब मेरे को कितना पैसा देगा? पीकू विल पे मी ओनली 25,000 रुपीज ना, क्योंकि मेरे को, मैंने बोला भाई साहब मेरे को तो सामान से मतलब है, मेरे सामान का 60,000 रुपए मेरे को मिल जाना चाहिए. अगर आउट ऑफ 60,000 35,000 इज पेड बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट मेरे को 35,000 दे रही है तो वो इस वादे से ही तो दे रही है कि अब मैं पीकू से कम अमाउंट चार्ज करूंगा. तो व्हाट इज कंसिडरेशन इन दिस फॉर्म? कंसिडरेशन कितना है? 25,000 रुपए.
तो अब दोस्तों जीएसटी किस पर चार्ज होगा? जीएसटी अगर 10% लगता है गाइस, देन जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द 25,000 रुपीज, क्योंकि आपका सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो व्हाट इज द अमाउंट जो मैं फाइनली पीकू से चार्ज करूंगा? इट विल बी 27,500। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? तो सरकार ने कहा कि अगर आप 60,000 रुपए का सामान बेचते हैं, जीएसटी अलग से लेते हैं, लेकिन अगर सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी 35,000 रुपीज, तो अब आप ये सामान मार्केट में कितने का बेचेंगे? 25,000 का, और आप 25,000 रुपए पर जीएसटी कलेक्ट करेंगे। यू आर गोना कलेक्ट जीएसटी ऑन 25,000 रुपीज। ऑलराइट, तनिषा यहां तक क्लियर हुआ है बेटा आपको? यहां तक क्लियर हुआ है? एंड देन आई एम गोना मूव ऑन टू द डायग्राम। मैं डायग्राम पर चलूंगा और डायग्राम पर और डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ कंसिडरेशन, एंड देन वी विल गो टू आवर टेबल जो अपन बना रहे हैं, और उस टेबल में जाके कंसिडरेशन का पॉइंट लिखेंगे। आ जाओ भाई। कंसिडरेशन कहते हैं पेमेंट इन मनी और इन काइंड बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन एक्सक्लूडिंग सब्सिडी बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक पढ़ लिया। पेमेंट इन मनी और इन काइंड बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन एक्सक्लूडिंग सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, लेकिन क्या दोस्तों मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट फॉर फॉरबियरेंस ऑफ द सप्लाई, क्या ये भी कंसिडरेशन में आएगा? और सर ये है क्या, यही नहीं समझ में आया। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई, मैं आपको बताता हूं। मतलब आपको पैसा दिया गया है फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, आपको कुछ पैसा दिया गया सो दैट आप ये काम ना करें, तो क्या उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा? सर कुछ एग्जांपल दीजिए ना इसका। मैंने कहा ये लो नेकी और पूछ। लेट्स से दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रेय राठी अगेन, और मेरा है कोचिंग सेंटर। मेरा है कोचिंग सेंटर गाइस। अब इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, अगर मेरा कोचिंग सेंटर है, एंड एवरीबॉडी ऑफ यू विल हैव टू हेल्प मी आउट, अगर मेरा कोचिंग सेंटर है और यहां पर दोस्तों लेट्स से 100 स्टूडेंट्स आते हैं एट एन एवरेज, अब बगल में ही लेट्स से मैं ग्राउंड फ्लोर पे कोचिंग सेंटर खोला था, फर्स्ट फ्लोर पर तनीषा ने अपना कोचिंग सेंटर भी खोल लिया, तनीषा टैक्स क्लासेस। अब दोस्तों ये तो बड़ा गड़बड़ काम होने लगा। जो यहां पर बच्चे थे, जो यहां पर मेरे पास बच्चे थे, वो देखते थे अरे ये कौन सी मैडम आई है, बड़ी प्यारी भी लग रही है, चलो एक बार इनसे भी पढ़कर देखते हैं, टैक्स समझ में आए नहीं आए, मन तो भर जाएगा, प्यारी मैडम है, बड़ी फोटो में बड़ी प्यारी लग रही। अब इन दिस केस क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे उठकर मेरे कोचिंग सेंटर से तनीषा टैक्स क्लासेस में जाने लगे, और तनीषा जेन्युइनली बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मेहनत करती थी बच्चों के साथ, तो बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक था अबाउट कि तनीषा मैडम टीचेस टैक्स सो वेल। अब धीरे धीरे कर बच्चे तनीषा टैक्स क्लासेस में पहुंचने लगे। मेरी फीस 8,000 थी, तो तनीषा की फीस 6,000। बच्चों को और लालच हुआ, यार यहां तो फीस भी कम देनी पड़ेगी, अरे घर से तो 8,000 ही लेंगे, लेकिन तनीषा मैडम को 6,000 देंगे, 2,000 हमारी पॉकेट में। तो इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो गाइस, क्या तनीषा को धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे और श्रेय राठी क्लासेस के धीरे धीरे बच्चे कम होने लगे। अब मैंने तनीषा को बुलाया, मैंने कहा तनीषा बेटा, मनी मन बोल रहा था, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती है। राठी जी से पढ़कर राठी जी के बगल में टैक्स क्लासेस खोलकर सारे बच्चे राठी जी के ही लपेट लिए। कहती हाँ सर आपने बुलाया, मैंने कहा काफी अच्छा कोचिंग सेंटर चल रहा है। कह रहे हाँ सर आप ही की दुआएं, मन से तो बस दुआएं निकल रही हैं, लेकिन फिर भी अब बच्चे ने, तनीषा ने अपनी मेहनत करी है, तो बच्चे उसके यहां बढ़ने लगे। अब मैंने तनीषा को ऑफर दिया कि तनीषा देखो, अगर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों टैक्स की क्लासेस बिल्कुल आसपास हो जाएंगी, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं, आप और हम दोनों सरवाइव कर सके। तो मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, लेकिन आप अपना कोचिंग सेंटर
कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, या कोचिंग सेंटर क्लोज डाउन कर लीजिए, कोचिंग सेंटर क्लोज डाउन कर लीजिए, कहीं और चले जाइए 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो आपके पास पहुंच जाते हैं हर दूसरे दिन। तो सामने वाले को पैसा दिया गया फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, तो क्या ये 5 लाख रुपए भी कंसिडरेशन है? क्या ये 5 लाख रुपए भी, 5 लाख रुपीज भी, 5 लाख रुपए भी कंसिडरेशन का ही एक हिस्सा है? हाँ जी, any amount paid for not carrying out any activity is also a part of consideration, उसे भी कंसिडरेशन माना जाता है। अब लास्ट पॉइंट क्या बचा है दोस्तों, ये देखिए, deposit advances to be considered as payment only when the supplier applies such deposit advance as consideration for the said supply। कहते हैं अगर आपको कोई डिपॉजिट या एडवांस मिलता है तो उस एडवांस को आप कंसिडरेशन तभी मानेंगे जब वो पैसा अप्लाई किया गया है फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। अब इधर ध्यान दीजिए, इसका भी एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, एक प्रॉपर्टी जब लेट आउट करी जाती है तो लैंडलॉर्ड टेनेंट से कुछ पैसा रखवाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपका होस्ट और दोस्त रे राठी। आई हैव अ पीस ऑफ बिल्डिंग, ये दोस्तों मेरी बिल्डिंग बन गई जिसे मैंने लेट आउट किया, लेट आउट किया टू कीकू। ऑलराइट, अब जब कीकू को घर देता हूं तो मैंने कीकू से दोस्तों एक डिपॉजिट रखवाया, और उस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफंडेबल डिपॉजिट। लेट्स से रेंट था 25,000 रुपीज पर मंथ, मैंने 2 महीने का 2 मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया, तो कितना अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट जो यहां रखवाया गया दोस्तों, 50,000 रुपए। व्हाट इज द अमाउंट जो यहां पर रखवाया गया, 50,000 रुपए। अब बात ये आती है, ये 50,000 क्या है दोस्तों, ये 50,000 क्या है कि जब कीकू मेरे घर को वेकेंट करेगा, खाली करेगा, जब घर छोड़ देगा, तो ये 50,000 रुपए मैं कीकू को दे दूंगा। क्या ये बात सच है? द आंसर इज यस, ये 50,000 रुपए कीकू को दे दिए जाएंगे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस, एवरीबॉडी हैज टू थिंक एंड एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड गाइस, जब कीकू घर छोड़ने वाला था, द लास्ट मंथ, लेट्स से दोस्तों इधर देखिएगा, दिसंबर ले लेते हैं, कोई सा भी महीना ले लेते हैं, दिसंबर 2024। ओके, कीकू आता है दिसंबर के पहले दिन और मेरे से कहता है, राठी जी मैं आपको 1 महीने का नोटिस दे रहा हूं, आपने अग्रीमेंट में लिखा है कि 1 महीने का नोटिस टेनेंट को लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, तो मैं आपको 1 महीने का नोटिस दे रहा हूं एंड मैं ये घर 1 महीने बाद दिसंबर एंड तक खाली कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कीकू बेटा, लेकिन दिसंबर का तो रेंट दो, दिसंबर का रेंट का क्या होगा, व्हाट अबाउट द रेंट ऑफ दिसंबर? तो टीटू ने कहा, अरे हे राठी जी, मेरा डिपॉजिट आपके पास 2 महीने का रखा हुआ है ऑलरेडी। मैंने कहा वो तो रिफंडेबल है ना, वो तो जब आप खाली करोगे तब मैं वापस लौटाऊंगा। कहते हैं अरे राठी जी 50,000 का रेंट है ना, 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, इसमें से 1 महीने का आप रेंट की तरह यूज कर लीजिए, 1 महीने का रेंट की तरह यूज कर लीजिए, 1 महीना आप रिफंड कर दीजिएगा, 1 महीने का आप रिफंड कर दीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा। अब मैंने उससे क्या बोला, मैंने कहा ठीक है 25,000 रुपए का मैं उसे रेंट में डाल देता हूं एंड द रिमेनिंग अमाउंट 25,000 रुपए मैं आपके रिफंड कंपोनेंट में डाल दूंगा, रिफंड में डाल दूंगा। अब क्या ये 25,000 रुपए विच वॉज केप्ट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू रेंट? क्या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से था, क्या अब उसे हमने रेंट में कन्वर्ट कर दिया है? द आंसर इज यस, हमने उसे रेंट में कर दिया है। तो क्या इस अमाउंट पर रेंट को दोस्तों इसे सप्लाई मानते हुए क्या इस पर जीएसटी लगेगा? हाँ जी गाइस, इस पर जीएसटी लगेगा, इस पर जीएसटी। अच्छा सर लेट्स से अगर जीएसटी की रेट 18% है, मैंने कहा ठीक है, तो सर 25,000 रुपए पर 18%,
मतलब आप 25,000 पर मंथ प्लस जीएसटी एट द रेट 18% लेते थे हमेशा। मैंने कहा 25,000 का 18% कितना होगा, निकालो गाइस। 4,500, 4,500, 4,500। तो क्या दोस्तों टोटल अमाउंट जो मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट में से यूज कर रहा हूं वो 25,000 फॉर रेंट एंड 18% फॉर जीएसटी, 29,500 मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो अब मैं उसे रिफंड क्या 25,000 करूंगा? नहीं गाइस, अब मैं उसे रिफंड करूंगा 20,500। जितना बचा 50,000 में से जितना रेंट और जीएसटी के नाम से यूज हो गया उतना तो दोस्तों वहीं रखा जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट 20,500 रिफंड हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि अगर आपके डिपॉजिट्स और एडवांसेस जो हैं, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ओनली when the supplier applies such deposit, supplier applies such deposit या advance as consideration for the said supply। तो डिपॉजिट एडवांस जो रिफंडेबल है, जो लौटाना है, वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। जो डिपॉजिट एडवांस टर्न कर दिया जाता है इनटू एन एक्सपेंस, टर्न कर दिया जाता है एज अ रेंट, एज अ खर्चा, उसे क्या फिर आप सप्लाई मान लेंगे? द आंसर इज यस, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई। ऑलराइट गाइस, तो अब अपन चलते हैं गाइस, अब अपन चलते हैं ऊपर, यहां पर आते हैं गाइस, कंसिडरेशन पर पहुंचते हैं। और कंसिडरेशन क्या बोला? हाँ जी गाइस, इधर देखिएगा, एनीथिंग इन रिटर्न, एनीथिंग इन रिटर्न, ये आपका कैश में भी हो सकता है प्लस काइंड भी हो सकता है, एंड एक्सेप्ट गाइस, हाँ जी गाइस फटाफट बताइए, एक्सेप्ट पहला पॉइंट दोस्तों, एक्सेप्ट फटाफट बताइए गाइस, खटाखट। एक्सेप्ट सब्सिडी बाय CG/SG, एंड दूसरा पॉइंट सब्सिडी बाय CG/SG हो गया, एंड दूसरा रिफंडेबल डिपॉजिट। इन द एग्जाम्पल दैट आई टोक, तो 20,500 जो निकल कर आया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो कंसिडरेशन में नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो तो सामने वाले ने मेरे को पैसा दिया और मैंने लौटा दिया उसे। ऑलराइट गाइस, रिफंडेबल डिपॉजिट, आ जाओ गाइस नेक्स्ट पॉइंट। क्लैरिफिकेशन, donation received by charitable institution as an act of philanthropy, financial help in the form of donation. In order to express gratitude, the recipient institution place a nameplate or similar such acknowledgement in their premises. अब दोस्तों इधर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका होस्ट और दोस्त, बहुत अच्छा ये सिनेरियो बना, इससे जुड़ा हुआ एक बार क्वेश्चन आ चुका है श्री राठी। मैंने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में 5 लाख रुपए डोनेट करे हैं। डोनेशन में क्या आप सामने वाले से भी कोई उम्मीद करते हो? तो आंसर इज नो। डोनेट अपने मन से किया जाता है, अपने मन की शांति के लिए किया जाता है, इसमें आपका कोई रिटर्न में कुछ आपको मिले वो जरूरी नहीं। ऑलराइट गाइस, वो आपको नहीं मिलता। अब क्योंकि मैंने इतना बड़ा अमाउंट डोनेट किया था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो एज अ वे ऑफ शोइंग अ थैंक यू, एज अ वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने इस 5 लाख रुपए से स्कूल के गरीब बच्चों के लिए साइंस लैब बनवाई। ध्यान से मेरी बात सुनना, साइंस लैब फॉर पुअर चिल्ड्रन उन्होंने बनवाई,
और वहां पर लिखा, एक बड़ा बड़ा नेम प्लेट बनाया और नेम प्लेट में लिखा द अमाउंट वाज डोनेटेड बाय श्रेय राठी एंड वी एक्सप्रेस आवर हाईएस्ट थैंक यू टू मिस्टर श्रेय राठी, हाईएस्ट ग्रेटिट्यूड टू श्रेय राठी फॉर डोनेटिंग सच अमाउंट, जिससे बच्चों की पढ़ाई हो सकी है। अब दोस्तों मैंने तो नहीं बोला था कि भाई मेरा नाम लिखो, अब उन्होंने एज एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड थैंक यू कहने के लिए मेरा नाम लिख दिया। अब जीएसटी ऑफिसर आके कहता है, कह रहे राठी जी आपका तो खूब प्रमोशन हो रहा है हमने सुना। मैंने कहा मेरा कैसा प्रमोशन हो रहा है? कहते हैं अरे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट वाले जगह जगह आपका नाम लिख रहे हैं, जगह जगह आपका नाम प्रमोट कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने तो 5 लाख रुपए दिए थे क्योंकि बच्चों के लिए साइंस लैब बन सके और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। कहते हैं राठी जी ये तो कंसिडरेशन हो गया, आपने उन्हें डोनेशन दिया, वो आपने उन्हें पैसा दिया और वो आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एडवर्टाइजमेंट का, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरा एडवर्टाइजमेंट हो। अगर वो थैंक यू बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसिडरेशन है, और इसी चीज से जुड़ी भी क्लैरिफिकेशन है। सरकार ने कहा कि अगर एक इंसान सामने वाले को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन करता है जहां उसका इंटेंशन is only donation and not promotion of his own business, not publicity, not advertising, तो in that case उस डोनेशन को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा and therefore GST will not be levied. However, मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 5 लाख रुपए डोनेट करता और इनसे बोलता हूं कि ये जो साइंस लैब बनेगा उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा और लिखा जाएगा ओनर ऑफ श्रेय राठी क्लासेस, बेस्ट टैक्सेशन क्लासेस फॉर सीए इंटरमीडिएट। क्या यहां पर मैंने अपना बिजनेस प्रमोट करना चालू कर दिया? द आंसर इज यस। और जैसे ही आपने अपना बिजनेस प्रमोट करना चालू कर दिया, क्या उसे आपका सप्लाई माना जाएगा? विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी सप्लाई? द आंसर इज यस। कहते हैं यहां पर पढ़ते हैं, when the name of the donor is displayed in recipient's institution as an expression of gratitude and is not aimed at giving publicity to the donor in such manner as it would be advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply, koi supply nahi hai of service for a consideration. However, where the donation is given to publicize, advertise the donor's business, publicize or advertise the donor's business, then such donation shall become consideration. Such donation shall become consideration and GST would be levied. GST levy करा जाएगा. ICI example एक बार read out करिए guys. ICI example read out करिए. I'm giving you 30 seconds and then guys मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा उसी टेबल पर और अपन ये क्लैरिफिकेशन वहां पर भी लिखेंगे. Done guys. अच्छा भाई बढ़ते हैं आगे. मैं भी आप लोगों के साथ रीड आउट करता हूं. श्रीमती दुर्गा देवी donated some money to a temple in the memory of her late father. The temple trust constructed a room in the temple complex from such donation and wrote donated by Srimati Durga Devi in the memory of her father on the door of the room. क्या यहां पर कोई भी बिजनेस प्रमोशन अभी तक नजर आ रहा है? द आंसर इज नो. In the example, it may be noticed that there is no reference of any business activity of the donor and therefore such donation is not consideration and consequently no supply. And if there is no supply, no GST. If there is no supply, no GST. So we will now move on to guys again.
दी हमारी वो बड़ी वाली टेबल, आ जाओ भाई आ जाओ कंसिडरेशन में, और यहां पर अपन अब डालेंगे क्लैरिफिकेशन। क्या डालेंगे गाइस? क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन नंबर 1, पहला क्लैरिफिकेशन, डोनेशन विद, पहला, नो इंटेंशन ऑफ बिजनेस पब्लिसिटी, not a supply, and दूसरा, डोनेशन विद इंटेंशन ऑफ बिजनेस पब्लिसिटी, सप्लाई। All right guys, आ जाओ गाइस। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन, नो क्लेम बोनस नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई बाय द इंश्योरर टू इंश्योरेंस कंपनी। अब ये क्या होता है राठी जी, मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। खैर इस क्लैरिफिकेशन की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। नाउ इधर देखना, कहते हैं नो क्लेम बोनस नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई बाय द इंश्योरर टू इंश्योरेंस कंपनी। इसका क्या मतलब है? अगर दोस्तों जैसे मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस करवा रखा है, कार इंश्योरेंस जो जनरली कितने साल के लिए होती है? 1 ईयर के लिए होती है। अगर 1 साल ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आपको रिन्यू करवानी पड़ती है, अब विद इन 1 ईयर जब आपने कार इंश्योरेंस करवा रखा था तो आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, नो एक्सीडेंट, और जब कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो आपने कोई क्लेम भी नहीं लिया, तो नो क्लेम। एक्सीडेंट होता है उसी के बाद ही तो हम क्लेम लेते हैं, जब एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो क्लेम किस बात का? तो रिन्यू के वक्त अगर आप सेम कंपनी जिससे आपने पहला कार इंश्योरेंस करवाया था, रिन्यू के वक्त आपको एक ऑफर देती है, क्योंकि आप हमारे ओल्ड कस्टमर हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलती है, बिकॉज यू आर आवर ओल्ड कस्टमर। तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम लेट्स से 20,000 रुपीज का था, तो वो आपको एक तरीके का डिस्काउंट देती है विद द नेम NCB, नो क्लेम बोनस। आपने हमसे कोई क्लेम नहीं लिया था इन द प्रीसीडिंग ईयर, इसीलिए हम आपके प्रीमियम में से लेट्स से 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20,000 में से 30% हट गया 6,000 रुपए। तो अब प्रीमियम की वैल्यू कितनी रहेगी? 14,000 रुपए, और 14,000 रुपए पर जीएसटी लगेगा। 14,000 रुपए पर जीएसटी लगेगा। तो सरकार ने क्या क्लैरिटी दी? सरकार ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि राठी जी ने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं किया, और एक्सीडेंट ना करने पर उन्होंने कोई क्लेम नहीं मांगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के लिए कुछ काम किया है। मैंने कोई उनको कंसिडरेशन थोड़े ना करी है दोस्तों, जस्ट बिकॉज मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। तो सरकार कह रही है अरे कैसी बातें कर रहे हो। तो इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्लैरिटी दी, कहते नो क्लेम बोनस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा बाय द दोस्तों इंश्योरर टू इंश्योरेंस कंपनी। जस्ट बिकॉज मैंने अपनी गाड़ी नहीं ठोकी,
इसका मतलब ये है मैंने आपसे क्लेम नहीं लिया, और क्लेम नहीं लिया, आपने मेरे को उसका डिस्काउंट दिया, तो मैंने आपके लिए एक काम किया कि मैंने गाड़ी नहीं ठोकी, और उसके बदले में आपने मेरे लिए एक काम किया, आपने मुझे 6,000 का डिस्काउंट दिया। क्या यह कोई कंसिडरेशन है? नहीं। दिस इज जस्ट अ बिजनेस टैक्टिक बाय द इंश्योरेंस कंपनी, सो दैट अब अगर मैं किसी और इंश्योरेंस कंपनी में जाऊंगा ना, वो मेरे से पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे, क्योंकि मैंने पिछले साल तो उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली नहीं थी। तो दिस इज जस्ट अ बिजनेस टैक्टिक बाय द इंश्योरेंस कंपनी कि मैं उन्हीं से रिन्यू करवाऊं, सो दैट मुझे कम इंश्योरेंस पे करना पड़े। तो एज अ जनरल प्रैक्टिस इन द इंश्योरेंस सेक्टर, द इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्ट no claim bonus from the gross insurance premium when no claim is made by the insured person during the previous insurance period. It has been clarified that there is no supply provided by the insured to the insurance company in the form of refraining from the act of lodging insurance. मैंने कोई सप्लाई नहीं करी है क्योंकि मैंने क्लेम के लिए फाइल नहीं किया था। अरे क्लेम के लिए फाइल इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब एक्सीडेंट ना होना ये कोई सप्लाई थोड़े ना है गाइस। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एन एनसीबी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, क्लैरिफिकेशन। एक और, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। बड़ा लॉजिकल क्लैरिफिकेशन दोस्तों। मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट दोस्तों। वो वेलकम मूवी नहीं थी, मजनू भैया से भी बड़ा आर्टिस्ट हूं मैं गाइस, मजनू भैया से भी बड़ा आर्टिस्ट। आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे को तो पेंटिंग करनी आती है, मेरे को अपनी पेंटिंग्स बेचनी नहीं आती। मैं भाई मार्केटिंग वाला बंदा तो नहीं हूं ना, मैं तो भैया बड़ा पेंटर हूं। मुझे तो ये पता है कि कौन से कलर्स पर कौन सा कलर सूट करेगा और नहीं करेगा। मैं बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाता हूं दोस्तों, जो लाखों रुपए में बिकती है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, महंगी महंगी पेंटिंग्स। नाउ माय पॉइंट टू यू गाइस इज, एवरीबॉडी ऑफ यू विल हैव टू हेल्प मी आउट इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं अपनी पेंटिंग्स हैंड ओवर करता हूं एक एग्जिबिटर को। एग्जिबिटर कौन है? जो बड़ा सा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाता है और वहां पर अमीर अमीर लोगों को बुलाता है। वो अमीर लोग आते हैं, पेंटिंग्स खरीदते हैं और वो पैसा देते हैं। लेकिन वो पैसा किसे देते हैं? वो पैसा मेरे को देते हैं, क्योंकि पेंटिंग मेरी है, पेंटिंग मेरी है। अब बात ये आती है कि वो पैसा जब मेरे को देते हैं, बिकॉज द पेंटिंग बिलोंग्स टू द ओनर, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, वो जो उन्होंने जो पेंटिंग्स खरीदी मेरे से, क्या वो सप्लाई है? द आंसर इज यस। क्या जो एग्जिबिटर है वो मेरे से कमीशन चार्ज करेगा? भाई वो मेरी पेंटिंग्स बिकवाने में मदद कर रहा है। सो फॉर एवरी पेंटिंग दैट इज सोल्ड, लेट्स से ही इज चार्जिंग मी 10% कमीशन। तो क्या उस 10% पर भी जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? स्टेप नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1, आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स गाइस एग्जिबिटर को देता है। लेकिन क्या एग्जिबिटर ने अभी कोई पैसा दिया? नहीं। पैसा दिया? नहीं। और क्योंकि पैसा नहीं दिया, ये सप्लाई नहीं है। इट इज नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है। दूसरा दोस्तों, स्टेप 2, एग्जिबिटर ने ये पेंटिंग्स नॉर्मल लोगों को बेची गाइस। ये कौन है? कस्टमर्स। मैं यहां लिख देता हूं, कस्टमर्स। और कस्टमर्स ने जो पैसा दिया दोस्तों, वो किसको दिया? वो दिया आर्टिस्ट वाले को। तो यहां पर क्या ट्रांजैक्शन हुई? द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन आर्टिस्ट
एंड कस्टमर, जिसमें आर्टिस्ट ने कस्टमर को पेंटिंग दी और पेंटर ने आर्टिस्ट को पैसा दिया, क्या ये सप्लाई है? हाँ जी, ये सप्लाई है, बिल्कुल सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड स्टेप नंबर थ्री गाइस, क्या एग्जिबिटर ने सर्विसेज दी हैं आर्टिस्ट को? सर्विस क्या दी? ऑफ एग्जिबिटिंग द पेंटिंग्स। और उसके बदले ने आर्टिस्ट ने दोस्तों एग्जिबिटर को पैसा दिया, और उस पैसे का नाम बोलते हैं कमीशन। कमीशन। क्या दोस्तों इस पर जीएसटी है? क्या इस पर जीएसटी है? द आंसर इज यस। क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी, सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और क्या इस पे जीएसटी लगेगा? लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस गाइस। आ जाइए एवरीवन। कहते हैं आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई। However, no consideration flows from the gallery to the artist when the artworks are sent to the gallery for exhibition, and therefore the same is not a supply. उसे supply नहीं माना जाएगा. However, no consideration flows from the gallery to the artist when the artworks are sent to the gallery for exhibition, and therefore ये supply नहीं है. ये step number 1 जो पहला वाला point था. Next, it is only when a buyer selects a particular artwork, customer आ गए भाई एग्जीबिशन में, displayed at the gallery, that the actual supply takes place and applicable GST would be payable at the time of supply. ये है step number 2, जब आर्टिस्ट की पेंटिंग्स कोई एक्चुअल में खरीद रहा है. एंड थर्ड, step number 3 guys, step number 3, further, the exhibitor charges commission on sale of artwork from the artist. This is a service contract and leviable to GST as well. ये एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर जीएसटी लगेगा. ऑलराइट गाइस, एवरी वन ऑफ यू. तो यहां पर दोस्तों यहां पर क्लैरिफिकेशंस जो हमें आगे लिखने हैं. नेक्स्ट, एनसीबी नॉट टू बी, नो क्लेम बोनस, not to be treated as consideration. It is a discount. ये क्या है दोस्तों? ये डिस्काउंट है, और ये आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस किया जाएगा, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी लगेगा. थर्ड, artwork sent by artist to exhibitor, no supply. उसके बाद artwork sold to customers at exhibition, supply. Next, commission charged by exhibitor from artist. Supply. Everyone clear about it? मजा आया गाइस? मजा आया? हाँ जी गाइस.
अब आते हैं कंसिडरेशन के कुछ एग्जांपल्स जो मैं आप लोगों को होमवर्क में रीड आउट करने दे रहा हूं। ये सिर्फ एग्जांपल्स है फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। These are just examples and there are lot of examples जो मैं आपको दे रहा हूं, ये होमवर्क के तौर पर है। अब आ जाइए दोस्तों, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। The state government compulsorily acquired medicines from Dr. Feddy, a pharmaceutical company, for 6 lakhs to be distributed among poverty line people. Discuss whether the above transaction is supply or not. स्टेट गवर्नमेंट ने डॉक्टर फेडी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनसे 6 लाख रुपए की मशीनरी एक्वायर करी और उन्हें 6 लाख रुपए दिया। क्या इस पर ये दोस्तों इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज यस। देखो भाई, चाहे जबरदस्ती ली है ना, मेडिसिन आपके गुड्स हैं जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, एंड ये मेडिसिन कंपनी अगर मेडिसिन दे रही है तो ये उनके कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। अब यहां पर जस्ट बिकॉज आपसे जबरदस्ती ली गई है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो सप्लाई नहीं। तो कहते हैं एडवाइस देखिए, स्टूडेंट शुड चेक द प्री कंडीशंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन टू मेक इट अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a), सच एज कंसिडरेशन है, गुड्स और सर्विसेज है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, बिफोर आंसरिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एज मेडिसिन आर गुड्स, मूवेबल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। कंसिडरेशन है 6 लाख रुपए की, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। एंड आई एम अज्यूमिंग डॉक्टर फेडी फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो वो रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। तो कहते हैं बिकॉज ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, it is a supply, therefore such a transaction is supply and GST shall be levied। इस पे GST लेवाई किया जाएगा। All right guys, GST will be levied on this transaction। चलो जी गाइस, आज के सेशन को रिवाइज करते हैं, और आज के सेशन को रिवाइज करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने कर रखी है मेहनत इन प्रिपरेशन ऑफ दैट चार्ट। वो चार्ट बना रखा है ना दोस्तों, इस चार्ट के थ्रू हमारे सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिएगा, आज की सारी मेहनत एक जगह। सप्लाई, आज हम लोगों ने चैप्टर चालू किया कि अगर एक ट्रांजैक्शन को पे जीएसटी लगाना है तो उसे सप्लाई बनाओ, सप्लाई नहीं बनेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिसकी पहली कंडीशन क्या थी? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या थी? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स कौन से सेक्शन में आते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 52, जहां बोलते हैं एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज होते हैं एवरीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज। सर्विसेज क्या होती है? एवरीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। दो चीजें जो आपके गुड्स की डेफिनेशन में भी नहीं आती और सर्विसेज के डेफिनेशन में भी नहीं आती, वो है मनी एंड सिक्योरिटीज। वो जीएसटी एम्बिट से बाहर रहेंगी। लेकिन अगर मनी को एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया जाए, जिसके लिए पैसा चार्ज किया अलग से, तो क्या जो अलग से पैसा चार्ज किया गया उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ जी। सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन के लिए सामने वाले ने कमीशन ब्रोकरेज चार्ज करी, एडमिनिस्ट्रेशन फीस चार्ज करी, प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी, डॉक्यूमेंटेशन फीस चार्ज करी, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, उस पर जीएसटी लगेगा। फिर एक क्लैरिफिकेशन आई, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्ड करता है, क्योंकि शेयर्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर हम पहुंचे कंसिडरेशन पर। कंसिडरेशन होता है एनीथिंग इन रिटर्न। रिटर्न कैन बी इन कैश और इन काइंड, इट कैन फ्लो फ्रॉम द रेसिपिएंट और एनी थर्ड पर्सन। बट दो चीजों को कंसिडरेशन नहीं माना जाता, पहला सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड दूसरा रिफंडेबल डिपॉजिट। क्लैरिफिकेशन क्या आया दोस्तों इस चीज में, कि अगर आपने कोई डोनेशन किया है जहां आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके बिजनेस को प्रमोट किया जाए, तो नॉट अ सप्लाई। अगर इंटेंशन है कि बिजनेस को प्रमोट किया जाए, देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई। नो क्लेम बोनस को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, इट इज जस्ट अ बिजनेस टैक्टिक, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योर्ड बंदे को दोस्तों एक डिस्काउंट देता है सो दैट वो वहीं पर अपनी रिन्यू करवा ले। एंड थर्ड क्लैरिफिकेशन, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू एग्जिबिटर सप्लाई नहीं है, क्योंकि एग्जिबिटर ने पैसा नहीं दिया। फिर कस्टमर ने आके एग्जीबिशन में खरीद लिया पेंटिंग, सप्लाई है। और कमीशन चार्ज किया गया बाय द एग्जिबिटर फ्रॉम आर्टिस्ट, सप्लाई है।
ऑल राइट गाइस, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट गाइस ये हम लोग कल करेंगे, फॉलोड बाय सेक्शन 71A 71B एंड इफ द टाइम परमिट 71C भी करेंगे कल। कल इंडिपेंडेंस डे है मैं जानता हूं, लेकिन कल हमारा ये काम पढ़ाई चलती रहेगी। ऑल राइट, चलिए जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।